स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज एक और केस स्टडी लेके आपके सामने हाजिर हैं और ये आज की जो केस स्टडी है ये आपने ना जाने कितनी ही बार इसके बारे में सुना होगा और हमारे जो अफसर होते हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनको बहुत बार ऐसी चीज़ों का, ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। आपने भी बहुत बार इस तरह की सिचुएशन अपने सामने देखी होगी, खुद से अपने आंखों से सामने देखी होगी। एक ऐसी सिचुएशन है ये, और इसमें अब आपको बताना है कि आप अगर वो पुलिस अधिकारी हैं तो आप इसमें क्या करेंगे। ये सवाल कुछ इस तरह का है और ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें बताया ये गया है कि एक मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर का, एक मंत्री का बेटा रोड पर बहुत ही रैश मैनर में, मतलब बहुत ही गलत तरीके से और बहुत ही तेज गाड़ी चलाते हुए आ रहा था। एक गाड़ी वो चला रहा था, यहाँ से एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे एक रेड लाइट पर ट्रैफिक कांस्टेबल ने उसको रोका, एक मंत्री के बेटे को, उसकी गाड़ी को रोका। यहाँ पे जब उसने गाड़ी को रोका तो ये पता चलता है, ये क्योंकि उस कांस्टेबल को ये समझ में आया कि ये जो लड़का है इसने शायद शराब पी हुई है, ये शायद ड्रंक है। ये देखते हुए कांस्टेबल ने पेट्रोलिंग ग्रुप को बुलाया, पेट्रोलिंग पार्टी को बुलाया। वो लोग आए और उन्होंने उसके बाद जब ये जो ब्रेथ एनालाइजर होता है जिसमें पता चल जाता है मीटर में कि आपने शराब पी है या नहीं, अल्कोहल मीटर जिसे कहते हैं, तो जब ये ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया तो जो उनका शक था वो सही निकला। उस लड़के ने वहाँ पे शराब पी हुई थी और शराब पी के ये गाड़ी चला रहा था। अब जब ये सस्पिशन जो था वो सही साबित हुआ कि उसने शराब पी हुई थी, इस पूरे इंसिडेंट को जब से उस कांस्टेबल ने, ट्रैफिक कांस्टेबल ने इस मंत्री के बेटे को रोका था, उसके बाद में आगे बातचीत हुई, उसके बाद पेट्रोलिंग ग्रुप आया, इस पूरे इंसिडेंट को, इस एक्शन को करीबन 1 घंटा बीत गया। इस 1 घंटे के बीच में जो मंत्री का लड़का था उसने कई टेंट्रम्स अपने दिखाए, कई बार धमकाया कांस्टेबल को। इसके बाद अलग अलग लोगों के, बड़े लोगों के नाम वो ले रहा था, कुछ उसने कॉल्स भी किए लोगों को इधर उधर। और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी उसने एक बार कांस्टेबल को थप्पड़ मारने तक का प्रयास किया। ये चीज़ पूरी सामने हुई कि एक ऑन ड्यूटी कांस्टेबल को, एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को आपने यहाँ पे थप्पड़ मारने का प्रयास भी किया है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद जब कांस्टेबल जो था वो अपने, फिर भी अपने एक तरह से कहा जाए कि अपने, उसने खुद को आपा अपना नहीं खोया और वो अपनी ड्यूटी पे था, तो उसने प्रॉपरली इस सिचुएशन को हैंडल किया, टैकल किया। यहाँ से अब जब इस लड़के को लेके, मंत्री के बेटे को लेके पुलिस स्टेशन आया जाता है, SHO को पूरी बात बताई जाती है। SHO ने यहाँ पे सिचुएशन को पूरा नोट किया और इसके बाद जैसे ही वो इस पे कंप्लेंट करने वाले थे, जैसे ही वो केस फाइल करने वाले थे SHO, उन्हें एक कॉल आ जाता है। एक कॉल आता है एक सुपीरियर का, उनके सीनियर का, और उसमें वो कहते हैं कि उस लड़के को छोड़ दिया जाए, बिना किसी केस को रजिस्टर किए, बिना उसे अरेस्ट किए और बिना फाइन लगाए उस लड़के को यहाँ पे छोड़ दिया जाए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत बार हमने फिल्मों में भी देखी है, हमने रियल लाइफ में भी देखी है, सुनी भी है, खबरों में भी आता है। तो ये एक बहुत ही आम सिचुएशन है जो हमारे देश में हर एक शहर में, हर एक राज्य में मिल जाती है देखने को। कई हमारे पुलिस वालों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी भी उठानी पड़ती है और ये सिचुएशन बहुत बार आपने सुनी होगी। तो ये ऐसी एक सिचुएशन है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना है, इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना है। उसके बाद इसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, हर किसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपको देखना है। आपको SHO के पर्सपेक्टिव से देखना है, उस कांस्टेबल के पर्सपेक्टिव से, मंत्री के बेटे के, सारे पर्सपेक्टिव से देखना है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है कि कौन सा एक्शन आप यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे जो SHO है उसको कौन सा एक्शन लेना चाहिए इस पूरे डिलेमा में, इस पूरी सिचुएशन के अंदर। ये आपका सवाल। अब आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करिए, अपना पेन पेपर उठाइए और इस सवाल का आंसर लिखिए, अपने अकॉर्डिंगली लिखिए। आपको बता दिया किस तरह से लिखना है, एनालाइज करना है, सारे पर्सपेक्टिव की जांच करनी है और फिर अपना बताना है कि एक SHO को वहाँ पे इसमें क्या ऑप्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन यहाँ पे उसको उठाना चाहिए। ये सब आप अपना लिखिए। इसके बीच में आपको ये बता दिया जाए कि स्टडी IQ के बहुत सारे बैचेस UPSC CSE के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए, और सारे बैचेज ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपको क्वालिटी मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है। 2024 का जो प्रीलिम्स आ रहा है उसके लिए SIP सक्सेस एंड प्रीलिम्स 2024 इस बैच को भी लॉन्च कर दिया गया है। और यकीन मानिए यहाँ पे आपको आपका जो पूरा रिवीजन है वो कराया जाता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं वो आपके लिए कराए जाते हैं। टेस्ट सीरीज आपको हर रोज़ टेस्ट होता है
उसके बाद आपका स्कोर निकलता है, रैंक निकलती है। तो यहाँ पे आप ये बैच भी देख सकते हैं, हमारा P2I बैच तो चल ही रहा है। एक बार जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे बैचेस को एक बार जरूर देखेगा। आप भली बात ही जानते हैं आपको किन किन स्टडी मटेरियल की, किन टेस्ट सीरीज की, मॉक टेस्ट की आवश्यकता है। सब कुछ यहाँ पे आपको स्टडी IQ दे रहा है। और इन सारे बैचेज में किसी भी बैच को आपको लेने के लिए एक कोर्स कोड लगाना है, ये कोड है BJ Live। इस कोड की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको इस कोड को लगाने से बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिलता है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलता है। जो भी आपका कोर्स का प्राइस होगा वो बहुत बड़े डिस्काउंट के बाद आपको वहाँ पे शो होगा। इसके बाद आप उसको परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी तैयारी को अफोर्डेबल तो बनाता है, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो जल्दी से एक बार जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपने कोर्सेज को चेक करिएगा और ये आपका कोड है BJ Live जो आपको यहाँ पे लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं आपके आंसर की तरफ। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। इसका आंसर किस तरह का होना चाहिए, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहले आप एनालाइज करेंगे सिचुएशन को। बेसिकली यहाँ पे जो केस है ये प्रेजेंट करता है डिफिकल्टी एक ऑफिसर को जो उसको बहुत बार आमतौर पर झेलनी पड़ती है। आजकल जो आज का दौर चल रहा है उसमें रोज़मर्रा के ज़िंदगी में एक ऑफिसर के सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं, उनको ऐसे सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है जहाँ पे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए उनके सामने प्रेशर डेवलप किया जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सुपीरियर्स। जो उनके सुपीरियर्स हैं उनकी तरफ से प्रेशर डेवलप किया जाता है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के अगेंस्ट में आके वो लोग उसके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस बहुत सारे ऑफिसर्स को फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे ये भी दिखाता है, ये भी केस दर्शाता है कि कैसे जो पावरफुल लोग हैं वो रूल ऑफ लॉ को, जो कानून का शासन है उसको, हमारे एक तरह से कानून है उसको मोड़ने का, अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करते हैं। ये भी यहाँ पे वॉयलेंस करते हैं, एक तरह से डॉक्ट्राइन जो लॉ की है उसको वॉयलेट करते हैं। ये भी यहाँ पे पूरी सिचुएशन में दिखता है। अब इसमें वैल्यूज़ और इश्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व हैं, ऐसे सवालों में आपको हमेशा ये वैल्यूज़ और इश्यूज़ भी बताने हैं कि क्या क्या इन्वॉल्व है। पहली बात तो एक तरफ उस SHO के सामने उसकी ईमानदारी है, दूसरी तरफ क्योंकि सुपीरियर का फ़ोन भी आ गया है और बाकी पुलिस स्टाफ भी वहाँ पे, डिपार्टमेंट भी सामने है। तो यहाँ पे एक तरफ उसके सामने ईमानदारी है, दूसरी तरफ उसका सोशल वेलबींग है SHO का। इसके बाद रूल्स का जो इज्जत है, जो रूल्स की, लॉ की इज्जत है, अथॉरिटी की इज्जत है, उसका एक बड़ा इशू सामने है कि भाई वो बनी रहनी चाहिए। रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट ऑफ रूल्स, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, ये बनी रहनी चाहिए। सेफ्टी ऑफ जनरल पब्लिक ड्यू टू रैश ड्राइविंग, जो वो लड़का, जो मंत्री का लड़का जो रैश ड्राइविंग सड़क पर कर रहा था, ये इससे बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तो ये सेफ्टी का भी इशू यहाँ पे सामने आता है कि लोगों की सेफ्टी का भी यहाँ पे इशू है। इसके बाद अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए वो जो कांस्टेबल जिसने उस लड़के को पकड़ा और वो ड्रंक था, वो दारू पिए हुए था, शराब में के नशे में था, यहाँ पे उसको पकड़ा, तो उस कांस्टेबल का जो साहस है, जो उसकी ब्रेवरी है, उसका समर्पण है अपनी सर्विस के लिए, ये यहाँ पे वैल्यूज उसके सामने आते हैं उस कांस्टेबल के। SHO के जो सीनियर अधिकारी है, जो SHO का जिसका कॉल आया है, उसकी ईमानदारी का यहाँ पे एक बड़ा इशू है कि वो कितना ईमानदार है भी या नहीं। तो ये एक बड़ा सामने इशू आपके खड़ा हुआ है एज अ SHO। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून के शासन की इक्वालिटी, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको छोड़ देते हैं, जैसा सवाल में बताया कि भाई आप उस पर कंप्लेंट करने वाले थे लेकिन कॉल आ गया, तो यहाँ पे कानून जो है वो हर किसी के लिए सेम होना चाहिए, ये भी एक वैल्यू सामने। और डिमोटिवेशन लोअर ऑफिशियल्स का, जो आपके नीचे जो आपके जूनियर्स हैं, जो बाकी कांस्टेबल हैं, हवलदार हैं, जो आपका स्टाफ है पुलिस डिपार्टमेंट का, उनका अगर जो डिसीजन है, उस कांस्टेबल का भी जो डिसीजन है, जो उसने पकड़ा था इसको, अगर उसको ओवररूल किया जाता है, अगर उसको नकारा जाता है, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा जिसने अपनी सर्विस बहुत ही अच्छे से की थी। तो ये डिमोटिवेशन ऑफ द लोअर ऑफिशियल, ये भी एक यहाँ पे इशू सामने आता है। फिर क्या सामने इशू आता है आपका कि आपके ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज, आपके पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रैफिक डिपार्टमेंट की इमेज और उसकी रेपुटेशन का इशू आता है कि भाई ये भी सामने है, ये भी एक वैल्यू बन के खड़ा हुआ है। वर्क कल्चर आपके डिपार्टमेंट का, ये एक बड़ा यहाँ पे इशू है कि वर्क कल्चर, अगर ये केस आज आपने सही से नहीं किया तो ये आगे आपके वर्क कल्चर पे डिपार्टमेंट के बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। इसकी बात करेंगे ये कैसे डालेगा। तो ये वर्क कल्चर ऑफ द डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे सामने। और डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द मिनिस्टर, अब क्योंकि वो मिनिस्टर का लड़का है और यहाँ पे मिनिस्टर की तरफ से भी ये जो सुपीरियर के पास जो फ़ोन गया होगा, तो सुपीरियर का जो फ़ोन आया है, तो एक मिनिस्टर की यहाँ पे डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट भी सामने है। तो ये भी एक सरकारी जो ऑफिसर होता है उसको ये भी ध्यान में रखना होता है कि एक मिनिस्टर की, एक शासन में बैठे व्यक्ति की
रिस्पेक्ट को भी यहाँ पे मद्देनज़र रखना है। तो ये भी यहाँ पे एक इशू बन के सामने खड़ी हुई है। अब इसको जैसा सवाल में पूछा गया है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, हर किसी के पर्सपेक्टिव से सोच के बताना है आपको कि कैसे कैसे आप इसमें स्टेप आगे लेंगे, एक एसएचओ को क्या करना चाहिए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात करें तो एसएचओ के सामने दुविधा ये है, एसएचओ उस दुविधा में होगा कि कानून का शासन और कानून के समक्ष समानता, कानून रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ की इक्वालिटी जो है उसको कायम कैसे रखे, उसको कायम रखा जाए, या फिर जो वरिष्ठ, जो उसके ऑफिसर हैं, जो सीनियर ऑफिसर है जिसने वर्बली एक आदेश दिया है, मौखिक आदेश दिया है, उसको सुना जाए। ये यहाँ पे उसके सामने इन दो विकल्प के बीच में उसको चुनना है, और इन दोनों विकल्पों के डिमेरिट भी हैं और मेरिट भी हैं, वो दोनों भी आपको यहाँ पे पता चलने वाले हैं। मंत्री के बेटे का सबसे पहले पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो मंत्री के बेटे का पर्सपेक्टिव ये होगा, वो ये सोच रहा होगा कि क्योंकि वो एक मंत्री का बेटा है और इसके कारण वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको कुछ भी करने की आज़ादी है। उसे ये लग सकता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा छोटा मामला है जिसे ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए, और ये उसकी एक विचारधारा होगी यहाँ पे, ये हो सकती है। लेकिन इससे होगा क्या कि ये बाकी लोगों के साथ अन्याय है। जो बाकी आम जनता है, जिनके चालान करते हैं, जिनको रोका जाता है अगर वो कुछ वायलेट करते हैं किसी ट्रैफिक नियम को, तो यहाँ पे ये उनके साथ में अन्याय होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है और जो लोड है वो हर किसी पे इक्वली डाला जाना चाहिए। जो लॉ है बेसिकली उसका इक्वल सबके ऊपर रूल ऑफ लॉ लगना चाहिए। किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए कि उसका अनुचित एक तरह से वितरण हो, उसको इनएप्रोप्रिएट डिवाइड किया जाए जो रूल ऑफ लॉ है उसको, कि किसी के लिए कुछ और कानून है, किसी के लिए कुछ और कानून है, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी लोगों के साथ में अन्याय होगा। अब एसएचओ के पर्सपेक्टिव से देखें तो एसएचओ के पर्सपेक्टिव से लड़के ने अपराध किया है और एसएचओ उसकी कंप्लेंट भी लिखने वाला था, क्योंकि उसके पास कॉल आ गया। तो एसएचओ के अकॉर्डिंग लड़के ने अपराध किया है और उसको कानून के तहत उसको मामला उसके ऊपर दर्ज होना चाहिए, लड़के के ऊपर, मंत्री के साथ में। यहाँ पे लड़के को अगर छोड़ते हैं उच्च अधिकारियों के दबाव में, तो ये उस थानेदार को, उस एसएचओ को यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसके जो कर्तव्य की निष्पक्षता है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसकी सर्विस है, उसको उसकी क्रेडिबिलिटी जो है ये उसके ऊपर असर डालेगा। ये उसको अपनी क्रेडिबिलिटी को यहाँ पे अपनी ड्यूटी की निभाना चाहिए। उसकी ईमानदारी, एसएचओ की इंटीग्रिटी, सेवाओं के प्रति अपना समर्पण, ये यहाँ पे क्योंकि इस केस के अंदर दांव पर है, क्योंकि एसएचओ चाहता है कि वो लड़के को जेल में डाले, उसके ऊपर केस करे, मामला दर्ज करे, और उसके सीनियर्स चाहते हैं कि वो ऐसा ना करे, इनफैक्ट फाइन तक ना करे उसको। तो यहाँ पे इस एसएचओ की ईमानदारी, इंटीग्रिटी, उसकी सेवा काम करने की, अपने काम के प्रति उसका कर्तव्य, ये सब कुछ दांव पर है। इस तरह के दबाव से निपटना उस एसएचओ के कर्तव्य के अंदर उसका हिस्सा है। इस तरह के दबाव से निपटना ही एक पुलिस अफसर के, किसी अधिकारी के, एक तरह से कहा जाए कि उनके ये वैल्यूज़ में आना चाहिए, ये उनको आना चाहिए कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, उसको इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से हैंडल किया जाए। केस दर्ज ना करना जो स्थापित कानून है उसके खिलाफ होगा, पहली बात। उसके बाद ये भी बातें सामने आती हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस विभाग है उसकी विश्वसनीयता के ऊपर, उसकी छवि के ऊपर ये उसको धूमिल करेगा अगर केस दर्ज नहीं किया जाता है ऐसे केस के अंदर। जो वर्क कल्चर है वो नष्ट हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि जो बाकी अधिकारी हैं, जो बाकी स्टाफ है, वो भी अपने पद का फिर दुरुपयोग करने लगेंगे। जब एक बार इस तरह का कुछ केस हो जाता है तो जो बाकी अधिकारी हैं वो भी अपने पद का दुरुपयोग करेंगे। अगर कोई उनके पर्सन को, किसी उनके करीबी को, किसी पुलिस वाले ने अगर पकड़ लिया तो वो फिर से उससे कॉल करा के उसको छुड़वा सकते हैं, और फिर से ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन होगा, यहाँ पे उसकी इक्वालिटी का उल्लंघन होगा। तो ये एक गलत मिसाल कायम करेगा बेसिकली। लेकिन यहाँ पे और ये विभाग की जो संरचना है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल ये खड़ा करता है, और ये बड़े इशू में इस एसएचओ को इसलिए डाल रहा है क्योंकि जो विभाग की एक संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट का, वो स्थिर तभी रहता है जब अपने वरिष्ठ ऑफिसर्स का, अपने सीनियर ऑफिसर्स के आदेश का पालन किया जाए। जब अपने वरिष्ठों के आदेश का पालन किया जाता है तभी विभाग की जो संरचना है वो स्थिर रहती है। एसएचओ को अपनी ड्यूटी और अधिकारी के ऑर्डर्स, इन दोनों को ध्यान में रख के यहाँ पे अपना निर्णय लेना है आगे। इसके पहले बात कर लेते हैं उस कांस्टेबल के पर्सपेक्टिव की, क्योंकि ये आपको सामने पता चल गया कि किसी भी
विभाग की संरचना जो है वो तभी बनी रहेगी जब उसके वरिष्ठ अधिकारियों की आदेश जो है उनको माना जाए। और यहाँ पे आदेश क्या मिला है वरिष्ठ अधिकारी से कि उस दोषी को, उस आरोपी को, लड़के को, मंत्री के, उसको छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर एक फाइन तक ना किया जाए। मामला दर्ज करना तो दूर की बात है। ऐसे में एसएचओ को क्या करना चाहिए, तो ये एक बड़ा चीज़ है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि एसएचओ का उसको लेना क्या चाहिए इस पे स्टेप। बात करते हैं पर्सपेक्टिव की उस कांस्टेबल के। कांस्टेबल का सीधा सीधा मानना है कि लड़के के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसके पास पर्याप्त सबूत है उस लड़के के खिलाफ। उसने शराब पी रखी थी, उसने नियमों का, कानून का उल्लंघन किया है, ट्रैफिक रूल्स का। ये मामला जो है ये रिपोर्ट करना अपना कर्तव्य एक तरह से वो निभा रहा है उसमें, कि अगर इस मामले को रिपोर्ट किया जाता है तो उसने अपना जो कर्तव्य निभाया है उसके साथ भी न्याय होगा और साथ में उसका एक तरह से मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो ये कांस्टेबल का ये मानना है कि यदि कोई भी मामला अगर दर्ज नहीं किया जाता है, लड़के को छोड़ दिया जाता है, तो वो उसकी ईमानदारी, उसकी निष्पक्षता के साथ जो काम करने का उसका एक साहस है, ये उसको हतोत्साहित करेगा, उसको डिमोटिवेट करेगा उस कांस्टेबल को। ये भी आपको देखना है। और मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं कि मंत्री का पर्सपेक्टिव क्या है। मंत्री का पर्सपेक्टिव ये है कि उनके बेटे के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, उसको रिहा कर देना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये होगा कि एक व्यक्तिगत लाभ के लिए, वो सिर्फ अपने लाभ के लिए जो अपने अधिकार हैं उनका दुरुपयोग करेंगे यहाँ पे, तो ये उस मंत्री के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरी कानून की प्रक्रिया उसको प्रभावित करता है। वो उसको प्रभावित करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कॉल करवा के एक सीनियर से। और एक मंत्री के तौर पर ये उनकी ईमानदारी उस मंत्री की उसके भी खिलाफ है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करके रखें और उसके लिए कोई भी इस तरह का गलत उदाहरण पेश ना करें, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। इन सारे पर्सपेक्टिव को देख के, इन सबको ध्यान में रखते हुए एसएचओ को क्या करना चाहिए, अब आप ये देखिए। इन सब पे विचार करते हुए एसएचओ को लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। एसएचओ को लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि उसे जाने देने का मतलब होगा अपने कर्तव्य के साथ लापरवाही, जो उस एसएचओ की, उस ऑफिसर की सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है। अपनी सर्विस के प्रति अपनी निष्ठा, अपना कर्तव्य पूरा करने का उसका जो साहस है वो उसको यहाँ पे बरकरार रखे, क्योंकि उसकी यहाँ पे छवि खुद की भी दांव पर लगी हुई है। क्योंकि उसे जाने देने का मतलब होगा कि अपने कर्तव्यों के साथ लापरवाही करना, और एसएचओ को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस केस के अंदर उसके कर्तव्य, उसकी निष्ठा, उसकी जो ड्यूटी है उसको सर्व करने की, जो एक तरह से उनकी वैल्यूज़ हैं, वो दांव पर लगें। तो यहाँ पर एसएचओ को अपने कर्तव्य से लापरवाही नहीं करनी चाहिए और उस लड़के के खिलाफ वो मामला यहाँ पे दर्ज करेंगे। क्योंकि अगर मामला दर्ज नहीं होता है तो ये एक चलन स्थापित करेगा बाकी लोगों के अंदर भी, कि जो बाकी ऑफिसर्स हैं वो भी अपने काम के प्रति पूरी अपनी जो श्रद्धा है वो नहीं दिखाएंगे, अपना सर्व नहीं करेंगे ड्यूटी को ढंग से। और लेकिन अगर यहाँ पे पुलिस अधिकारी जो एसएचओ हैं वो अगर मामला यहाँ पे दर्ज करते हैं, वो यहाँ पे मामला दर्ज करेंगे उस लड़के के खिलाफ, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसा चलन स्थापित होगा जिसमें पुलिस के जो सेवा भाव है, जो पुलिस का सेवा करने का एक पब्लिक को सर्व करने का जो मोटो है, वो यहाँ पे प्रॉपरली काम करने लगेगा। यहाँ पे वो बिना किसी रुकावट के काम करेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के कद के आधार पर, मतलब किसी भी व्यक्ति की जो पावर्स हैं उनके आधार पर यहाँ पे कानून को चुना नहीं जा सकता है। अगर कोई मंत्री का बेटा है तो उसके लिए अलग कानून होगा, कोई आम जनता है तो उसके लिए अलग कानून होगा, ये नहीं हो सकता। और इस तरह से किसी के ऊपर भी इस तरह के कानूनों को थोपा नहीं जा सकता है। सबके जो खिलाफ समान रूप से कानून लागू होना चाहिए। और ऐसा करने से एसएचओ के जो जूनियर्स हैं उनके अंदर सार्वजनिक सेवा के प्रति जो भावना है, जो उनका समर्पण है, वो जागेगा और वो इसमें काम करने के लिए आगे प्रेरित होंगे, उनको मदद मिलेगी। क्योंकि अगर उनके सीनियर एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करके यहाँ पे जाएंगे, ऐसे बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, एथिकल डिलेमा में एक अच्छा उदाहरण अगर वो पेश करते हैं, तो उनका जो जूनियर्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रेरणा मिलेगी और वो भी आगे इसी तरह से काम करेंगे। उनका वर्क कल्चर जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, वो भी यहाँ पे सुधार होगा, उसमें अच्छा हो जाएगा वो। और यदि यहाँ पे जो मंत्री है, बात की जाए, क्योंकि मंत्री यहाँ पे फ़ोन करा रहे हैं सुपीरियर से और सुपीरियर से आदेश मिल रहा है सीनियर से उस पुलिस अधिकारी को, एसएचओ को, तो यदि बात की जाए कि अगर वो अपने बेटे को रिहा कराने के लिए वो मंत्री लगातार मजबूर कर रहा है एसएचओ को और उनके वरिष्ठ अधिकारी उन्हें कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस एसएचओ को क्या करना चाहिए कि अपने वरिष्ठ अधिकारी से लिखित आदेश लेना चाहिए। लिखित आदेश भेजने के लिए बोलना चाहिए, उनसे लिखित आदेश मांगना चाहिए
और साथ में ये बताना चाहिए विभाग के बाकी अधिकारियों को और बाकी दूसरे ऑफिसर्स को, स्टाफ को, कि जो रूल ऑफ लॉ है वो हर किसी के लिए समान होना चाहिए। अगर यहाँ पे वो लिखित में आदेश देना चाहते हैं कि बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी एक्शन के, बिना किसी जुर्माने के उस लड़के को, मंत्री के बेटे को छोड़ देना चाहिए, बावजूद इसके कि उसने शराब पी, उसने रैश ड्राइविंग की, तो अगर वो इस तरह की लिखित अपना आदेश दे सकते हैं, उसके बाद आगे इस पर सोचा जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। तो ये एक एसएचओ को यहाँ पे करना चाहिए। ये हुआ इसका पूरा प्रॉपर आंसर, जो एक स्ट्रक्चर तरीके से हमने आपको बता दिया है। अपना आंसर भी आप हमें इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी आपके कोई पॉइंट्स हैं जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ज़रूर सारे के सारे कोर्सेज स्टडी IQ के ज़रूर आप देखिएगा। सारी की सारी वो चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो रही हैं जो आपको ज़रूरी हैं इस प्रिपरेशन में, UPSC की तैयारी के लिए, IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए, बड़े बड़े पदों पर जाने के लिए, भारत के विकास की रूपरेखा तय करने के लिए। इन पदों तक जाने के लिए आपको जितनी चीज़ों की, जिन स्टडी मटेरियल की, टेस्ट सीरीज़ की, मॉक टेस्ट की, गाइडेंस की आवश्यकता है, वो सब कुछ इन कोर्सेज़ में स्टडी IQ आपको दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ VJ लाइव कोड लगाने से आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलता है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्सेज़ हैं और इन पे और ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाता है VJ लाइव लगाने से। इस कोड को लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।